वेलकम स्टूडेंट, सर्वेइंग के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग सर्वे में अभी तक देख रहे थे चेन और टेप में जो करेक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी मेजरमेंट करते हैं लीनियर मेजरमेंट, आइडियल कंडीशन में मेजरमेंट नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ आइडियल कंडीशन से डिफरेंट सिचुएशन पैदा होता है रियल लाइफ में, ठीक है। उसके वजह से चेन और टेप का जो लेंथ है वो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, या एक्चुअल मेजरमेंट जो होना चाहिए सही तरीके से वो मेजरमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर हमको किसी तरह से पता चल जाए, ठीक है, एनालिसिस करके पता चल जाए कि जो गलतियाँ हो रही है वो किस वजहों से हो रही है और कितने अमाउंट में हो रही है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके हमको उसका करेक्शन क्या कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा करेक्शन है, बहुत सारा एरर है, जिसके बारे में दो करेक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे ऑलरेडी। वो कौन कौन सा करेक्शन था? करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। अगर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसके लिए चेन या टेप आइडियलाइज्ड है, उस टेम्परेचर पे ही मापने के लिए बना है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे हम लोग यूज़ करते हैं उस चेन और टेप को, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है आइडियल टेम्परेचर के से, तो फिर उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन आता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है, और चेन और टेप का लेंथ जो है वो बढ़ या घट सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कुछ कैलकुलेशन से, कुछ एम्पेरिकल फार्मूला के कैलकुलेशन से उस एरर को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और करेक्शन अप्लाइड कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए करेक्शन क्या था? अल्फा टी एम माइनस टी जीरो एल, ये था, जहाँ पे अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। टी एम मेजरमेंट के समय क्या टेम्परेचर था, टी जीरो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है उस मटेरियल का, जो कंपनी जो भी बनाया होगा उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन दिया है किस टेम्परेचर पे यूज़ करने के लिए, वो टी जीरो है। और ये क्या है, लेंथ ऑफ द चेन और टेप। तो पर चेन या टेप में कितना करेक्शन होगा ये हम लोग जानेंगे थे, ठीक है। अब पॉजिटिव करेक्शन या नेगेटिव करेक्शन, इसको बहुत बार ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा करेक्शन होगा टेप का, इस कॉन्सेप्ट को समझे तब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझिए कि अगर इस आइडियल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर फील्ड का है तो चेन या फिर टेप का लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और बढ़े हुए चेन या टेप से जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, कम मेजरमेंट होता है, यानी एरर कैसा होता है, नेगेटिव, और करेक्शन क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये एक बात आया, तो इसमें करेक्शन पॉजिटिव भी करना पड़ सकता है। और दूसरा बात, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ये जो मेजरमेंट के समय टेम्परेचर है वो कम हो गया तो चेन या टेप का लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घटे हुए चेन या टेप के लेंथ से जो मेजरमेंट होता है वो रियल मेजरमेंट से ज़्यादा मेजरमेंट कहीं ना कहीं करते हैं। इस बात को हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, समझे हैं, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस से भी। और अभी सिंपली समझिए, अगर चेन या टेप का लेंथ बढ़ जाएगा तो जो मेजरमेंट होगा वो कम होगा इस रियल मेजरमेंट से, और चेन या टेप का लेंथ अगर किसी वजह से घट जाता है तो मेजरमेंट जो हम लोग करेंगे वो एक्चुअल मेजरमेंट से ज़्यादा मेजरमेंट कर देंगे, यानी कि एरर क्या हो जाएगा उस समय में, पॉजिटिव, और करेक्शन क्या करना पड़ जाएगा, नेगेटिव। जब ये टेम्परेचर जो है मेजरमेंट के समय टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से भी घट जाता है तो हम लोग जो मेजरमेंट कर देते हैं वो ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव एरर आ जाता है, और करेक्शन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। यानी कि टेम्परेचर के वजह से जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकता है। ये मेजरमेंट के समय में टेम्परेचर ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो दोनों बात हो सकता है, इसलिए इसके वजह से करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। जैसे ऑप्शन आपको आएगा, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर इज ऑलवेज ऑप्शन 1 पॉजिटिव, ऑप्शन 2 नेगेटिव, ऑप्शन 3 बोथ, ठीक है, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो आपको क्या मानना है, बोथ मानना है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। ये ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछा जाता है, अगर प्रीवियस ईयर का आप लोग क्वेश्चन उठा के देखें तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद आते हैं दूसरा जो करेक्शन था पुल अप्लाइड के लिए, ठीक, करेक्शन ड्यू टू पुल। अगर पुल अप्लाइड, एक कोई भी चेन या टेप एक स्टैंडर्ड पुल के लिए डिज़ाइन होता है कि इस पुल में आप खींचेंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेच नहीं होगा या फिर घटेगा भी नहीं, लेकिन उस पुल से अगर ज़्यादा पुल अप्लाइड हो गया तो वो स्ट्रेच हो सकता है टेप, ठीक है, बढ़ सकता है उसका लेंथ, फिर जो मेजरमेंट होगा वो कम मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एरर कैसा हो गया, नेगेटिव, करेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर एक स्टैंडर्ड पुल से कम पुल लगा दिए, ठीक है, तो लेंथ जो है वो कम पड़ सकता है चेन या फिर टेप का, तो एरर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और करेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो पुल के वजह से भी, पुल के वजह से
जो हम लोग करेक्शन अप्लाइड करते थे मेजरमेंट के समय, पुल कितना अप्लाइड हो रहा है, P0 इंटू L डिवाइडेड बाय ए क्रॉस सेक्शन एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये फार्मूला था, इंपेरिकल फार्मूला हम लोग देखे थे। अगर ये जो पुल अप्लाइड होगा मेजरमेंट के समय, इससे ज़्यादा भी हो सकता है स्टैंडर्ड पुल से और कम भी हो सकता है, इसलिए इसके वजह से जो करेक्शन होगा ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगले टाइप का जो करेक्शन है, ये करेक्शन का नाम है करेक्शन ड्यू टू सैग। करेक्शन ड्यू टू सैग। पहले नोट्स को पढ़ते हैं। नोट्स क्या है? व्हेन द चेन और टेप इज स्ट्रेच ऑन सपोर्ट इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। जब 2 पॉइंट पर चेन या टेप को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, इट टेक्स ए फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल कैटेनरी। कैटेनरी मतलब एक सैग हो जाता है और एक कर्व का फॉर्म ले लेता है। ड्यू टू ग्रेविटी चेन या टेप में कुछ ना कुछ भार होगा और उस भार की वजह से 2 पॉइंट तो होल्ड है हवा में, लेकिन बीच में क्या होगा, थोड़ा सा सैग हो, वो जो चेन और टेप है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल कैटेनरी का फॉर्म ले लेगा। द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द कैटेनरी विल बी ऑलवेज मोर देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हेंस अ करेक्शन इज टू बी अप्लाइड विच इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। इस CS का वैल्यू भी दिया हुआ है, इंपेरिकल फार्मूला WL स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय 24 PM स्क्वायर। इसको समझेंगे। अब आइए बोर्ड पर देखिए पहले करेक्शन ड्यू टू सैग है क्या, ठीक है। अब देखिए कोई चेन या टेप इस तरह से 2 एंड पर इसको होल्ड करके रखा है। कोई एक सर्वेयर यहाँ पे है, सपोज करिए एक सर्वेयर यहाँ पे, ठीक है। चेन या टेप को इस तरह से होल्ड कर रखा है, तो ये दोनों पॉइंट तो हवा में है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी तो इसको खींच रहा है, इसका कुछ ना कुछ भार होगा चेन या टेप का, खींचेगा तो ये हॉरिजॉन्टल कैटेनिटी यानी कर्व का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा स्ट्रेच रहता तो चेन या टेप यहाँ तक आता, सपोज करिए पूरा एकदम हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा भी अगर हॉरिजॉन्टल कैटेनिटी का फॉर्म नहीं लेता तो चेन या टेप का ओरिजिनल लेंथ यहाँ तक आता, सपोज करिए 20 मीटर का है तो यहाँ तक। अब चूंकि ये थोड़ा सा बीच में सैग हो गया है तो ये दोनों एंड थोड़ा इधर हो जाएगा और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ ये होना चाहिए, लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना है इस चेन या टेप का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इससे जो मेज़र हो रहा है इस तरह से। बहुत बार हम लोग ज़मीन पर इस चेन या और टेप को नहीं रख सकते, क्योंकि ज़मीन क्या हो सकता है, अनडुलेटेड हो सकता है, तो इसलिए चेन या टेप को हवा में उठाना पड़ता है। और जैसे ही हवा में उठाएं तो ड्यू टू ग्रेविटी ये सैग होना ही होना है, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसका लेंथ थोड़ा सा घट जाएगा। और घटे हुए चेन या टेप से जो मेज़रमेंट हम लोग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा मेजरमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये बात कॉन्सेप्ट हम पहले भी ये बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, एक बार फिर से समझाते हैं। सपोज करिए कोई एक्चुअल डिस्टेंस, ये कंफर्म है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सपोज करिए अब किसी चेन या टेप का लेंथ घट गया है, वो इतना सा ही डिस्टेंस को 20 मीटर बता रहा है, इसके हिसाब से ये 20 मीटर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल 20 मीटर ये वाला लेंथ है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसमें कोई नहीं काट सकता है कि ये 20 मीटर है ही, ठीक है। लेकिन छोटे चेन या लेंथ से यही 20 मीटर बता रहा है, तो इसके हिसाब से इस डिस्टेंस को क्या बताएगा, इस टोटल डिस्टेंस को 20 मीटर से ज़्यादा 21 मीटर बता सकता है, 22 मीटर बता सकता है, ज़्यादा ही बताएगा क्योंकि और ऐड करना पड़ेगा। इसके हिसाब से, इस चेन के हिसाब से इतना सा ही डिस्टेंस 20 मीटर है, तो इतना सा क्या हो जाएगा, 21 मीटर, 22 मीटर थोड़ा ज़्यादा ही होगा। यानी कि ओरिजिनल डिस्टेंस जो पहले से 20 मीटर था, इसको ये चेन क्या बता रहा है, 21 मीटर या 22 मीटर बता रहा है। मतलब अगर इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर चेन का लेंथ घट जाए किसी वजह से, तो उससे जो मेज़रमेंट कर लेते हैं वो एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा मेज़रमेंट कर लेते हैं, ज़्यादा मेज़रमेंट कर लेते हैं। यानी एरर क्या हो गया, पॉजिटिव, करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक, करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसको ध्यान रखिएगा, ये एकदम माइंड में इसको रट्टा मार लीजिए कि अगर चेन का लेंथ फिर या फिर टेप का लेंथ किसी वजह से घट जाता है तो उससे मेज़रमेंट जो हम लोग कर लेते हैं ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा मेज़रमेंट कर लेते हैं, मतलब एरर जो हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। करेक्शन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। जस्ट उसका वाइस वर्सा उल्टा, अगर किसी वजह से चेन का लेंथ बढ़ गया ओरिजिनल लेंथ से, तो उससे जो मेज़रमेंट हम लोग कर लेंगे, कम मेज़रमेंट कर लेंगे और जो एरर हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा और करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जस्ट इसका उल्टा। तो सैग में क्या होगा, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा लगना ही लगना है और हमेशा चेन का लेंथ क्या होगा, कम ही होगा, और इसके वजह से जो
मेजरमेंट हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, चेन का लेंथ कम होगा तो मेजरमेंट ज़्यादा, तो एरर पॉजिटिव, करेक्शन नेगेटिव। यानी एक कॉन्सेप्ट क्या बना, सैग के वजह से जब भी करेक्शन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव करेक्शन होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। और एरर कैसा होगा सैग के वजह से, एरर पॉजिटिव। जब भी एग्जामिनेशन में आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाएं तो हड़बड़ी में ऐसा नहीं कि देखें सैग और नेगेटिव मार दिए, देखिए कि एरर पूछ रहा है कि करेक्शन पूछ रहा है। अगर एरर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रहे तो ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्शन रहे तो ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था सैग का। अब इसमें जो करेक्शन अप्लाइड होता है, करेक्शन ड्यू टू सैग, वो कितना अप्लाइड होता है, W L का स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय 24 PM का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे W क्या है, वेट ऑफ द चेन और टेप पर मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ में कितना केजी चेन का या फिर टेप का भार है, ये W का मतलब वो। ठीक है, L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द चेन और टेप, ये भी क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द चेन और टेप डिवाइडेड बाय 24 PM स्क्वायर, जहाँ पे P क्या है, अप्लाइड पुल। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, जो फॉर्मूला में भी है आपके स्क्रीन पे, देखिए ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि CS, वेयर CS इक्वल्स टू सैग करेक्शन, L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टेप और चेन बिटवीन 2 सपोर्ट्स। ये 2 सपोर्ट्स के बीच में कितना लेंथ है चेन और टेप का। उसके बाद जैसे 20 मीटर का है तो 20 मीटर लिखेंगे, 30 मीटर का है तो 30 मीटर लिखेंगे। उसके बाद W क्या है, वेट ऑफ द चेन टेप पर मीटर रन, 1 मीटर में कितना इसका भार है, कितना केजी इसका भार है, वही W। उसके बाद PM क्या है, पुल अप्लाइड। ठीक है, कितना पुल अप्लाइड किया गया है दोनों के वजह से। अगर ये मेजरमेंट कर लें तो हम लोग सैग के वजह से करेक्शन भी क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला करेक्शन है, करेक्शन आप लोग देखिए, करेक्शन टू मीन सी लेवल या फिर रिडक्शन टू मीन सी लेवल। इसके लिए एक इंपेरिकल फार्मूला है, CMSL इक्वल्स टू ब्रैकेट में H डिवाइडेड बाय R प्लस H इंटू L। अब ये टर्म क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, फिर इस फार्मूला पे आएंगे। आप लोग देखिए कि जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, पूरा अर्थ जो है एक एवरेज जो पेरीफेरी माना गया अर्थ का, वो कौन सा माना गया, मीन सी लेवल, समुद्र का सतह। ठीक है, पूरा पेरीफेरी का जो एक लेवल सरफेस माना गया, ठीक है, वो स्टैंडर्ड सरफेस, वो समुद्र का सतह माना गया। ठीक है, सपोज करिए कहीं पे पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, अब किसी डिस्टेंस का मेजरमेंट यहाँ पे करेंगे, सपोज करिए L। ठीक है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं, ये तो पहाड़ी इलाका है इसलिए ये सतह ऊपर होगा, लेकिन एवरेज जो सरफेस है पूरे अर्थ का वो तो इस लेवल पर है, मीन सी लेवल पर है। ठीक है, तो चाह रहे हैं इस लेंथ को रिडक्शन करें। अगर यहाँ पे पहाड़ की ऊंचाई पर ये L है तो समुद्र के सतह पर ये डिस्टेंस, समुद्र के सतह पर ये डिस्टेंस कितना होगा। जाहिर सा बात है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर उसको रिडक्शन करें मीन सी लेवल पर तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये रिड्यूस डिस्टेंस इस L के तुलना में कितना होगा, उसी के लिए करेक्शन है रिडक्शन अप टू मीन सी लेवल या फिर करेक्शन फॉर मीन सी लेवल। ठीक है, बहुत बार सर्वे जब करेंगे तो ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि हायर सरफेस पे, हायर एलिवेशन पर अगर लीनियर मेजरमेंट इतना हम लोग किए हैं तो उसका मीन सी लेवल पर कितना उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर तो पहाड़ है, ठीक है, तो ये मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसके नीचे, पहाड़ के नीचे कैसे कर सकते हैं। अगर ये हम लोग प्रैक्टिकली मेज़र किए हैं और चाह रहे हैं नहीं मीन सी लेवल पर ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये अगर L है तो मीन सी लेवल पे ये डिस्टेंस कितना होगा, उसके बारे में चर्चा किया गया है। इस फॉर्मूला को देखिए, करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल H डिवाइडेड बाय H प्लस R इंटू L। ठीक है, वेयर आपके देखिए स्लाइड शो में जो आ रहा होगा, वेयर H इक्वल्स टू क्या है, हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल। फिगर में देखिए ये जो मीन सी लेवल से वो डिस्टेंस जो L मेजरमेंट कर रहे हैं उसका कितना दूरी है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसी को क्या बोला जा रहा है, H बोला जा रहा है। ठीक है, L क्या है, डिस्टेंस एट H मीटर अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से जो डिस्टेंस हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किए हैं उसका लंबाई है L। ठीक है, R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, 6340 एवरेज होता है या फिर 6400 ऑन एन एवरेज लिया जाता है। ठीक है, ये करेक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं, जहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर ऐसा न्यूमेरिकल रहे तो इस तरह का करेक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो करेक्शन है वो स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं,
ठीक है, सेक थीटा के फॉर्म में या कॉस थीटा के फॉर्म में इसको देख चुके हैं, लेकिन इसको और एक फार्मूला डिराइव करके h²/2l के फॉर्म में आता है, उसको देखें। ठीक है, कि हम लोग जैसे कि ए पॉइंट से मेज़रमेंट कर रहे हैं, हम लोग को मेज़र करना था बी तक, जैसे सपोज करिए बी तक मेज़र करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्लोप इस तरह का है, एक्चुअल ग्राउंड जो है वो इंक्लाइंड है। ठीक है, तो हमने क्या मेज़र कर लिया, ये डिस्टेंस मेज़र कर लिया एल वाला डिस्टेंस। हम लोग को मेज़र करना था ए बी, इसको सी मानिए, डी डिस्टेंस मेज़र करना था। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा किसी सरफेस के लॉन्ग लीनियर मेजरमेंट वो ए टू बी होगा, लेकिन यहाँ पर स्लोप रहने की वजह से, पहाड़ी रहने की वजह से सपोज करिए कि हम लोग इंक्लाइंड वाला डिस्टेंस मेज़र कर लिए, एल डिस्टेंस मेज़र कर लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कहीं ना कहीं क्या मेज़र कर लिए हैं, इस डिस्टेंस से ज़्यादा वाला डिस्टेंस मेज़र कर लिए, हमको चाहिए था डी। तो अगर इस डी को आर्क मान के इस पर खींचा जाए तो इतना सा जो पार्ट होगा ये यही क्या है, ईरर है। इतना सा डिस्टेंस हम लोग क्या कर लिए, ज़्यादा मेज़र कर लिए हैं, तो यानी ईरर कैसा है, पॉजिटिव है, तो करेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके वजह से करेक्शन जो नेगेटिव होगा ये कितना होगा। ठीक है, तो अगर L में इस D को हम लोग माइनस कर दे, L में इस D को माइनस कर दे तो ये ईरर हो जाएगा। ठीक है, तो वही करेक्शन ड्यू टू स्लोप भी हो जाएगा। तो L माइनस D, और D डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस हाइट हमको पता है, h हाइट पता है, तो हम लोग D को क्या लिख सकते हैं, L और H के फॉर्म में। देखिए D हम लोग को तो पता नहीं है एक्चुअली, डायरेक्ट अगर D पता होता तो इस D को हम लोग माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में क्या पता होता है कि जिस A से C डिस्टेंस हम लोग को मेजरमेंट करते हैं वो डिस्टेंस हम लोग को पता होता है। ठीक है, डाटा, और A से C कितना वर्टिकल हाइट है ये हम लोग पता कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन से, या फिर ऑटो लेवल से लेवलिंग करके हम लोग A से C वर्टिकल हाइट क्या है यानी कि H क्या है वो पता चल सकता है, D नहीं पता। तो D हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 90 डिग्री हो यहाँ पर तो D क्या करते हैं, √L² माइनस H², इस तरह से हम लोग D क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो है वो अप्लाइड हो जाएगा। तो L D की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √L² माइनस H²। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो L² H²। ठीक है, L जैसे कॉमन लें 1 माइनस H² डिवाइडेड बाय L², इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्दर हम लोग अगर तो सिम्प्लीफाई करें तो ये इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है, h²/2l² h4/8l4 फर्दर सो ऑन हायर ऑर्डर का टर्म। ठीक है, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें प्लस LH² डिवाइडेड बाय 2l² प्लस LH4 डिवाइडेड बाय 8l4, इस तरह से ये टर्म जाता जाएगा। ठीक है, हायर ऑर्डर वाला टर्म अगर नेग्लेक्ट करें, नेग्लेक्टिंग दीज हायर ऑर्डर, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, तो रफली जो एक स्लोप का इक्वेशन बन के आता है, स्लोप का इक्वेशन बन के आता है h²/2l, h²/2l, ये इक्वेशन बन के आता है स्लोप का। ये था डेरिवेशन। अब देखते हैं नोट्स में आपका क्या लिखा हुआ है, नोट्स को एक बार पढ़ देते हैं ताकि राइटिंग का कन्फ्यूजन ना रहे। द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर दैन कोरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से स्लोप के अलोंग जब भी मेजरमेंट करेंगे वो ज़्यादा होगा, यानी कि ईरर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, करेक्शन नेगेटिव होगा, एंड हेंस करेक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ये लिखा हुआ है। उसके बाद पीछे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इफ़ द डिस्टेंस इफ़ पहला जो पॉइंट है, इफ़ द डिफरेंस इन एलिवेशन, अगर h पता हो तब क्या करेंगे, थीटा पता हो तब दूसरा वाला L1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर h पता है, हाइट पता है, डिफरेंस, इफ़ द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C बी h, ठीक है, स्मॉल h, एंड द इंक्लाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ L। ठीक है, इंक्लाइंड डिस्टेंस L है। ठीक है, फिगर में चूंकि हम उसको B माने हैं, यहाँ पे C माना है। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। देन द स्लोप करेक्शन इज गिवन बाय, स्लोप करेक्शन इज गिवन बाय L माइनस D। फिर फाइनली फार्मूला को जो डिराइव किए, डिराइव करके कितना आता है, h² डिवाइडेड बाय 2l। ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, रफली इक्वल टू बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इफ थीटा द एंगल ऑफ द स्लोप L इज
गिवन, अगर थीटा पता हो तो हम लोग करेक्शन कैसे कर सकते हैं, L माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से स्लोप की वजह से करेक्शन हम लोग देखें। अब आइए नेक्स्ट करेक्शन पे, करेक्शन फॉर अलाइनमेंट और बैड रेंजिंग। ठीक है, अगर किसी वजह से अलाइनमेंट के अलॉन्ग अगर करेक्शन नहीं होता है तो पहले नोट्स को पढ़ते हैं। इफ़ द चेन और टेप इज स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द चेन लाइन, ठीक है, चेन लाइन से थोड़ा सा बाहर भटक गया है दिशा, आउट ऑफ द चेन लाइन हो गया है, द मेजर्ड डिस्टेंस विल ऑलवेज बी मोर देन द एक्चुअल डिस्टेंस। जाहिर सा बात है, जो हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन से हम लोग पाथ भटक चुके हैं तो मेजर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल लेंथ से, एंड हेंस करेक्शन टू बी अप्लाइड विल बी नेगेटिव। तो इस वजह से जो करेक्शन अप्लाइड होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस पॉइंट को भी आप लोग देखें। हेयर ए बी इज द मेजर्ड डिस्टेंस, मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन वाइल करेक्शन लेंथ इज ए सी। ठीक है, ए बी फिगर में दिख रहा होगा आपको, ए बी क्या है, मेजर्ड लेंथ है, और करेक्टेड लेंथ, करेक्शन लेंथ जो है वो AC है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, D है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेक्शन जो अप्लाइड करेंगे, करेक्शन के लिए एक डेरिवेशन आप लोग को दिख रहा होगा, इसको देखिए, समझिए पहले। जैसे कि A से हमको C तक जाना था हॉरिजॉन्टली, ठीक है, A से C करेक्ट लेंथ है, हम लोग पाथ भटक के चले गए B तक, ठीक है, B तक चले गए, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सपोज इसको D मानिए, ठीक है, D पाथ भटक के चले गए। हम लोग को एक्चुअल मेजरमेंट करना था A से C, तो ईरर कितना हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम लोग ज़्यादा मेजरमेंट कर लिए, ईरर पॉजिटिव, और करेक्शन इसके वजह से हमेशा नेगेटिव। ठीक है, A से C तक जाना था, लेकिन अलाइनमेंट जो है वो, रेंजिंग जो है वो परफेक्ट नहीं हुआ, और पाथ भटक गए, भटक के कितने डिस्टेंस भटक गए, C से D डिस्टेंस। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापा जाए तो सपोज करिए माप क्या आएगा, D डिस्टेंस भटक गए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग को D पता हो, L पता हो, तो क्या करेक्शन अप्लाइड हम लोग करेंगे। सेंट्रल डिस्टेंस AC को D मानिए, सपोज करिए D मानते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस किसी वजह से मेज़र नहीं हो पाया, मेज़र हम लोग क्या कर लिए, भटका हुआ लेंथ यानी L मेज़र कर लिए हैं, और कितना डिस्टेंस भटके हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पता है, तो D को हम लोग क्या कर सकते हैं, D स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस ये D स्क्वायर। ठीक है, और जो ईरर है वो ईरर कितने के बराबर है, L, अगर इसको आर्क मान के हम लोग यहाँ पे खींचे तो ये D के बराबर होगा इतना सा डिस्टेंस, तो L माइनस अगर D करेंगे तो ये ईरर पता चल जाएगा, यानी ईरर कितने के बराबर है, L माइनस D, और ईरर कैसा है, पॉजिटिव, करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव, यानी करेक्शन खाली माइनस साइन लगा दीजिए तो ये करेक्शन इतना अप्लाइड होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, जैसे D स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, L प्लस D इंटू L माइनस D। ठीक है, अगर हम लोग पहला पैराथेसिस के लिए एज्यूम करते हैं कि L और D रफली बराबर है, L और D, पहला मैथमेटिक्स में बहुत सारा एजम्पशन करते हैं, माना कि, ठीक है, तो इसी तरह से एज्यूमिंग L इक्वल्स टू D फॉर फर्स्ट पैराथेसिस, पहले दो पैराथेसिस है इसमें, पहले पैराथेसिस के लिए L इक्वल्स टू D सपोज कर लिए माने, ठीक है, L रफली इक्वल्स टू D, तो L अगर इसके बराबर हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2L लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो L माइनस D, इस साइड क्या है, D स्क्वायर, तो L माइनस D क्या था, एक तरह से करेक्शन, तो L माइनस D को क्या लिख सकते हैं, D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L, और करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस तरह से करेक्शन ड्यू टू बैड रेंजिंग और अलाइनमेंट की वजह से जो करेक्शन होगा D स्क्वायर बटे 2L। सिमिलरली जैसे हम लोग वर्टिकल अगर स्लोप की वजह से करेक्शन क्या आ रहा था, H स्क्वायर बटे 2L, सिमिलरली यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल दिशा अगर भटक जाएगा रेंजिंग के, बैड रेंजिंग की वजह से, तो ये करेक्शन कितना होगा, D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L विथ साइन नेगेटिव। अब एक लास्ट टर्म है नॉर्मल टेंशन, नॉर्मल टेंशन या नॉर्मल पुल। ठीक है, नॉर्मल पुल ये क्या है, ठीक है, नॉर्मल PN नाम से ये जाना जाता है, नॉर्मल पुल क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए, पुल और सैग करेक्शन जो अभी हम लोग किए थे, जैसे कि पुल अप सैग करेक्शन, जैसे दो एंड पर कोई चेन को या टेप को पकड़ा हुआ है और ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ये सैगिंग होगा, इस वजह से ओरिजिनल लेंथ चेन का क्या होता है या टेप का घट जाता है, और मेजर्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी इसके वजह से ईरर पॉजिटिव होगा, करेक्शन ऑलवेज क्या होगा, सैग की वजह से नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर पुल हम लोग ऐसा पुल अप्लाइड करें कि सैग के और पुल की वजह से क्या होता है, जैसे एक्स्ट्रा हम लोग पुल अप्लाइड कर रहे हैं इस चेन में, एक स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा पुल अप्लाइड कर दिए तो चेन का लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
तो ईरर क्या हो जाएगा उसके वजह से नेगेटिव, और करेक्शन क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव। तो अगर एक स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा पुल अप्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके वजह से करेक्शन पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सैग की वजह से हमेशा करेक्शन क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। तो दोनों का आपस में कुछ रिलेशन कहीं ना कहीं ज़रूर है, ठीक है। अगर ऐसा पुल इसमें अप्लाइड किया जाए जो कि सैग की वजह से करेक्शन को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है, ना इसमें पॉजिटिव करेक्शन करना पड़े ना इसमें नेगेटिव करेक्शन करना पड़े, ऐसा कुछ पुल अप्लाइड हो जिसमें से दोनों के वजह से करेक्शन आपस में न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो जाए, तो किसी तरह का करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। कौन सा करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, ना पुल के वजह से ना सैग के वजह से, ठीक है। तो उसी पुल को क्या बुलाता है नॉर्मल पुल। जिस पुल पर इसको खींचा जाए चेन को और वो न्यूट्रलाइज कर दे सैग के वजह से करेक्शन को, उसी स्टैंडर्ड पुल को क्या बुलाता है नॉर्मल पुल, ठीक है। जैसा कि आप लोग नोट्स में देख रहे होंगे, नॉर्मल टेंशन या नॉर्मल पुल इज द पुल विच व्हेन अप्लाइड टू द टेप इक्वलाइज द करेक्शन ड्यू टू पुल एंड करेक्शन ड्यू टू सैग, ठीक है। नॉर्मल पुल को जब अप्लाइड किया जाता है किसी चेन या टेप में, तो ये न्यूट्रल कर देता है या फिर इक्वलाइज कर देता है किसके इफेक्ट को, सैग के वजह से जो ईरर आता है उसके इफेक्ट को, और एक्स्ट्रा जो पुल खींच देते थे एक स्टैंडर्ड वैल्यू से उसके वजह से जो ईरर आता था, दोनों वैल्यू को इक्वलाइज करता है, न्यूट्रल करता है। द इफेक्ट ऑफ पुल एंड सैग आर देन न्यूट्रलाइज्ड एंड नो करेक्शन इज नेसेसरी, ठीक है। इसलिए कोई करेक्शन नेसेसरी नहीं होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, द करेक्शन ड्यू टू पुल का क्या फॉर्मूला था, Pn माइनस P0 इंटू एल डिवाइडेड बाई AE, इसको इक्वेशन 1 मानिए। दूसरा है करेक्शन ड्यू टू सैग का क्या फॉर्मूला था, L WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 Pn स्क्वायर, ठीक है। W पर मीटर लेंथ अगर चेन का हो तो L से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल लेंथ बड़ी W के फॉर्म में पता चल सकता है। टोटल वेट चेन या टेप का टोटल वेट को बड़ी W लिख सकते हैं। बड़ी W बराबर स्मॉल w इंटू एल, ठीक है। बड़ी W इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू एल, जहाँ पे स्मॉल w क्या था, वेट ऑफ द टेप पर मीटर लेंथ, ठीक है। 1 मीटर लेंथ का इतना kg वेट है तो उसको L से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वेट चेन या टेप का पता चल जाएगा बड़ी W के फॉर्म में। तो बड़ी W स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 24 Pn स्क्वायर, ये था। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, सैग करेक्शन। इसको इक्वेशन 2 मानिए और दोनों को अगर इक्वेट करिए, ठीक है, दोनों को इक्वेट करिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इस बराबर वैल्यू के लिए जो Pn का वैल्यू होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक फॉर्मूला आ रहा होगा 0.204 बड़ी W अंडर रूट AE डिवाइडेड बाई अंडर रूट Pn माइनस P0। अब इसको ट्रायल एंड एरर, चूँकि दो जगह Pn का वैल्यू है, Pn ऊपर भी है और फॉर्मूला में भी अंडर रूट में Pn है, तो इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से Pn का वैल्यू निकालते हैं कि वो स्टैंडर्ड पुल यानी कि नॉर्मल पुल कौन सा होगा जिसके वजह से दोनों का जो करेक्शन का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए आपस में, ठीक है। ये नॉर्मल पुल का डेफिनेशन लिखने आपको शॉर्ट आंसर टाइप में एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। इस पर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके और क्लियर होगा सारा बात। थैंक यू।